गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था उपभोग फलन और उसके प्रकार के बारे में, आज हम अध्ययन करेंगे उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं और उपभोग प्रवृत्ति के प्रकार के बारे में। अब हम सबसे पहले देखते हैं उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या होती है। इसमें फर्स्ट है मनोवैज्ञानिक धारणा। उपभोग प्रवृत्ति क्या है? एक मनोवैज्ञानिक धारणा होती है। इस पर जो भावगत तत्व होते हैं जैसे मनुष्य की रुचि आदि, उनका प्रभाव भी पड़ता है। और अल्पकाल में ये तत्व क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। इसीलिए अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति भी क्या रहती है? स्थिर रहती है। सेकंड है असमान उपभोग प्रवृत्ति। गरीब वर्ग की उपभोग प्रवृत्ति अमीर वर्ग की उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होती है। इसका कारण क्या है कि गरीबों की आय कम होने के कारण अपनी कुल आय का उपभोग कर लेते हैं, जबकि अमीरों की आय अधिक होने के कारण वो क्या करते हैं? अपनी आय का थोड़ा भाग ही उपभोग पर खर्च करते हैं। आय और रोजगार उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं। आय और रोजगार का संबंध किससे होता है? उपभोग प्रवृत्ति से सीधा संबंध होता है। उपभोग प्रवृत्ति के बढ़ने पर क्या होगा? कुल उपभोग में वृद्धि होती है, जिससे आय और रोजगार दोनों में वृद्धि होती है। और इसी प्रकार से मान लो उपभोग प्रवृत्ति कम होती है तो उससे कुल उपभोग में कमी होने के कारण आय और रोजगार में कमी होती है। अल्पकालीन उपभोग व्यय। अल्पकाल में उपभोग व्यय स्वतंत्र उपभोग तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। स्वतंत्र उपभोग से हमारा आशय है उस न्यूनतम उपभोग से है जो एक व्यक्ति को अवश्य ही करना पड़ता है, चाहे उसकी आय शून्य हो ही क्यों ना हो। दीर्घकालीन उपभोग प्रवृत्ति। दीर्घकाल में उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। इसका कारण ये है कि दीर्घकाल में कोई भी व्यक्ति बिना आय के खर्च नहीं कर सकता है, इसीलिए दीर्घकाल में स्वतंत्र उपभोग नहीं होता है। अब है उपभोग फलन के प्रकार या उसकी तकनीकी विशेषताएं, और ये होती हैं दो प्रकार की, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो हम सबसे पहले देखते हैं, अध्ययन करते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग व्यय और एक विशेष स्तर पर आय का अनुपात है, जैसे एपीसी। एपीसी मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू सी अपॉन आय। सी उपभोग है और आय क्या है? यहाँ पर आय है। तो उपभोग और आय का अनुपात ही क्या है? औसत उपभोग प्रवृत्ति है। अब इसे हम एक तालिका के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे इस टेबल में प्रारंभ में कितना है इनकम? 100 करोड़ रुपए की आय है और उपभोग पर कितना खर्च कर रहा है एक उपभोक्ता? 80 करोड़ रुपए उपभोग पर व्यय कर रहा है। तो अब इससे हम क्या ज्ञात करेंगे? औसत उपभोग प्रवृत्ति हमारी कितनी है? तो जो उपभोग पर व्यय कितना किया जा रहा है? 80 करोड़ रुपए, तो 80 अपॉन 100, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति आ गई हमारी कैलकुलेशन करके 0.8। इसी प्रकार से जब इनकम 100 करोड़ से बढ़कर कितनी हो जाती है? 200 करोड़ हो जाती है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है? 80 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ रुपए, तो 120 अपॉन 200, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति है 0.6। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र के द्वारा औसत उपभोग प्रवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर और आय के दिए हुए होने पर। अब जैसा कि इस रेखा चित्र के माध्यम से हम इसे समझते हैं, जैसे जो हमने अभी टेबल देखी उसमें कुल उपभोग व्यय को कुल आय से भाग देने पर क्या ज्ञात कर रहे थे हम? औसत उपभोग व्यय का अनुमान लगाया जा रहा था। अब इस चित्र में ओ अक्ष पे हमने लिया है आय और ओ वाई अक्ष पर उपभोग व्यय को लिया है, और सीसी क्या है? यहाँ पर सीसी रेखा उपभोग वक्र को प्रकट कर रही है। तो इसके प्रारंभ में जैसे बिंदु ए पर औसत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है? प्रारंभ में कितना था उपभोग? 80 करोड़ रुपए, जबकि इनकम कितनी थी? 100 करोड़ रुपए। तो इन दोनों के अनुपात को से औसत उपभोग प्रवृत्ति कितनी प्राप्त हुई हमें? 0.8। और बिंदु बी पर औसत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है? 0.6। तो जैसे जैसे ये वक्र ऊपर की ओर उठता जा रहा है वैसे वैसे औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती जाएगी? कम होती जा रही, क्योंकि प्रारंभ में औसत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 थी और इसके बाद में 0.6 हो गई। अब नेक्स्ट है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति।
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। जैसे MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। ये डेल्टा किसको व्यक्त कर रहा है? चेंज को, परिवर्तन को, उपभोग में परिवर्तन, और डेल्टा Y मीन्स आय में होने वाला परिवर्तन। और इन दोनों के अनुपात से ही हम क्या ज्ञात करते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करते हैं। इसे भी हम एक टेबल के द्वारा समझेंगे। जैसे मान लीजिए भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है? 100 करोड़ रुपए है। कितनी है? 100 करोड़ रुपए। अब जब 100 करोड़ रुपए थी तो कंजप्शन कितना हो रहा था? 80 करोड़ रुपए। और जब इनकम, अब यहाँ पे तो क्या है? MPC निकलेगी नहीं। अब जब हम, क्योंकि MPC किससे निकलती है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, मतलब होने वाला परिवर्तन। जब इनकम 100 करोड़ से बढ़कर कितनी हो गई? 200 करोड़ रुपए हो जाती है, तो उपभोक्ता आय में कितना परिवर्तन हुआ? 100 करोड़ रुपए का। और उपभोग पर कितना खर्च कर रहा है वो? अब जब इनकम 200 करोड़ हो जाती है तो 120 करोड़ रुपए, और जबकि पहले कितना कर रहा था? 80 करोड़ रुपए। तो उपभोग में होने वाला परिवर्तन कितने का है? 40 करोड़ रुपए का है। तो 40 अपॉन 100, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आ जाती है 0.4। इसी प्रकार से जब इनकम 200 करोड़ रुपए से बढ़कर कितनी हो जाती है? 300 करोड़ रुपए हो जाती है, तो उपभोग 120 करोड़ रुपए से बढ़कर 150 करोड़ रुपए हो जाता है। मीन्स आय में कितना परिवर्तन होता है? 100 करोड़ रुपए का, और उपभोग व्यय में परिवर्तन होता है 30 करोड़ रुपए का। तो 30 अपॉन 100, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आती है 0.3। तो जैसे जैसे आय बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अब इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे y एक्स पे हमने क्या लिया है? आय, और y एक्स पे उपभोग व्यय को लिया है। CC वक्र उपभोग वक्र है, और इस वक्र के बिंदु A की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है? 0.4 है। जैसा कि हमने अभी पहले कैलकुलेशन की थी, जिसमें प्रारंभ में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी थी? 0.4, और उसके बाद में जब इनकम बढ़ी तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी हो गई थी? 0.3। तो बिंदु E पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है 0.4। तो इस प्रकार से हम MPC इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y के द्वारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की क्या विशेषताएं होती है? एक तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। मीन्स आय के बढ़ने पर उपभोग व्यय अवश्य ही बढ़ता है, और आय के बढ़ने पर उपभोग आय कम हो जाए ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। नेक्स्ट, ये शून्य से अधिक और इकाई से कम होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? शून्य से तो अधिक होती है लेकिन इकाई से कम रहती है, क्योंकि आय के बढ़ने पर उपभोग में कुछ मात्रा में वृद्धि अवश्य होती है, लेकिन आय में हुई वृद्धि का एक भाग ही उपभोग पर व्यय होता है, क्योंकि सारी आय उपभोग पर खर्च नहीं होती है। इसलिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा 0 से अधिक और 1 से कम रहती है। निर्धन वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि निर्धन वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति धनी वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की तुलना में अधिक होती है। इसका क्या कारण है? कि निर्धन वर्ग की आय कम होती है तो वो अपनी आय को उपभोग पर खर्च कर देता है, जबकि धनी वर्ग की क्या होती है? आय अधिक होती है, लेकिन वो अपनी अधिक आय का केवल कुछ भाग ही उपभोग पर खर्च करते हैं। स्थिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। दीर्घकालीन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या रहती है? स्थिर रहती है। मीन्स आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। जैसे आय में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई तो उपभोग में भी परिवर्तन हुआ 100 करोड़ का, तो उपभोग में भी 100 करोड़ का ही परिवर्तन देखा जाता है। घटती हुई सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अल्पकाल में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय के बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? घटती जाती है। मीन्स अल्पकाल में आय में जिस अनुपात में वृद्धि होती है उपभोग व्यय में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। असामान्य परिस्थितियों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इकाई से अधिक भी हो सकती है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? जो लोग अति निर्धन होते हैं उनका व्यय आय से अधिक होता है, इसीलिए उनकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? इकाई से अधिक होती है, क्योंकि उन्हें कर्जे लेने
पढ़ते हैं। तो ये थी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं। अब हम देखेंगे औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध होता है। अब जैसा कि इसे हम रेखा चित्रों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चित्र ए को। इसमें औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कैसा संबंध पाया जाता है? घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। और रेखीय उपभोग फलन के अंतर्गत जब शून्य आय पर भी उपभोग क्या होता है? धनात्मक होता है। मीन्स C इक्वल्स टू A प्लस BY, जैसा कि ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था कि अल्पकाल में आय के शून्य होने पर भी उपभोग पर खर्च किया जाता है। तो शून्य आय पर औसत उपभोग प्रवृत्ति अनंत होती है और उसके बाद में क्या होती है? गिरती हुई होती है। और औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक रहती है। मीन्स APC ग्रेटर देन MPC रहती है। जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय के सभी स्तरों पर अल्पकाल में क्या रहती है? स्थिर, धनात्मक और इकाई से कम किंतु शून्य से अधिक रहती है। तो दीर्घकाल में जब उपभोग, जैसा कि रेखा चित्र इसमें ए में दर्शाया गया है, तो दीर्घकाल में जब उपभोग फलन C इक्वल्स टू BY हो जाता है, जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है, जो कि उपभोग वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ हो रहा है दीर्घकाल में। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोनों आय के सभी स्तरों पर क्या रहती है? स्थिर रहती है। मीन्स एक दूसरे के बराबर रहती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब मान लो यदि उपभोग फलन रेखा मूल बिंदु के प्रारंभ में, चित्र ए में तो मूल बिंदु से ऊपर से प्रारंभ हो रही थी, जो कि अल्पकालीन उपभोग फलन को व्यक्त किया जा रहा था। चित्र बी में मूल बिंदु से प्रारंभ हो रही थी, जैसा कि दीर्घकाल में होता है। अब हम चित्र सी में देखते हैं कि यदि उपभोग फलन रेखा मूल बिंदु के नीचे लंबवत अक्ष मतलब y एक्सिस को काटती हुई होती है। मीन्स उपभोग फलन C इक्वल्स टू -A प्लस BY होने पर उस औसत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती हुई होती है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या रहती है? स्थिर रहती है। और आय के विभिन्न स्तरों पर औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से कम रहती है। मीन्स APC लेस देन MPC। तो इस प्रकार से इन तीनों चित्रों में रेखीय उपभोग फलन की तीन अवस्थाओं में औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के संबंधों को अलग अलग बताया गया है। जैसा कि चित्र ए में हम क्या देखते हैं कि जब औसत उपभोग प्रवृत्ति गिरती हुई है किंतु क्या है? MPC से अधिक है, तो वहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? स्थिर। चित्र बी में जब APC मीन्स औसत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर है और MPC के बराबर है, तो वहाँ MPC क्या है? स्थिर। चित्र सी में जब APC बढ़ती हुई है मीन्स औसत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ रही है किंतु सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से कम है, वहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? स्थिर। तो इस प्रकार से औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में ये संबंध पाया जाता है। थैंक यू।